तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को मेनली 2 कैटेगरी में जो है वो बांटा गया है। फर्स्ट ऐसे कंपाउंड जो कैसे है खुली श्रृंखला वाले हैं, दूसरे कंपाउंड जो बंद श्रृंखला वाले होते हैं, ओपन चेन कंपाउंड एंड क्लोज चेन कंपाउंड। ठीक है, ओपन चेन दो टाइप के होते हैं, उसमें फर्स्ट जो है वो है सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में ओनली फॉर सिंगल बॉन्ड होगा। अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कार्बन के अंदर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्ड भी होगा, तो डबल ट्रिपल। तो ये जो कंपाउंड होते हैं इनको अनसैचुरेटेड और इनको सैचुरेटेड कहा जाता है, इनको एलिफेटिक कंपाउंड भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करेंगे क्लोज चेन कंपाउंड। तो जो क्लोज चेन कंपाउंड होते हैं वो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, लाइक इस तरीके से साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। और ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं होमोसाइक्लिक और दूसरे होते हैं हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में क्या होगा कि सर्कल में सारी जो चेन होगी ना वो सिर्फ एक ही टाइप के एटम से मिलकर बनी होगी, तो वो सारे एटम क्या हो जाएंगे, सारे एटम कार्बन हो जाएंगे। तो इस तरीके से कंपाउंड होते हैं। और हेटेरोसाइक्लिक में क्या होता है कि कार्बन के साथ साथ क्या होता है, कोई अदर एटम भी एलिमेंट प्रेजेंट होता है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, सल्फर हो गया। तो इस तरीके से ये होते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, और ये हो गए होमोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहले ऐसे कंपाउंड जो कैसे एसाइक्लिक है, दूसरे हो गए एरोमेटिक। एरोमेटिक एक अलग स्पेशल क्लास है कंपाउंड की। ओके, जो अपन आगे इस चैप्टर को डिटेल में अपन स्टडी भी करेंगे, इनके जो रिएक्शंस होते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो सारे अपन आगे डिस्कस करेंगे। जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ना वो हक्कल रूल को फॉलो करते हैं, और उनके अंदर क्या होता है, कॉन्जुगेशन सिस्टम होता है, और वो साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, और उनके अंदर क्या होता है, प्लेनर मॉलिक्यूल होता है और कॉन्टिन्यूअस कॉन्जुगेशन होता है। उसके साथ साथ वो 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन भी रखता हो, तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं। और एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, साइक्लिक तो होते हैं, साइक्लिक होते हैं, प्लस उसकी जो प्रॉपर्टी होती है ना वो कैसी होती है, एलिफेटिक। जो ये कंपाउंड होते हैं इनकी जैसी प्रॉपर्टी होती है, ये साइक्लिक प्लस एलिफेटिक होते हैं। और एरोमेटिक की बात करें तो उसका सबसे सिंपल सा एग्जांपल आप देख सकते हो, बेंजीन। बेंजीन जो होता है ना वो एक सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड है, और बाकी बेंजीन के डेरिवेटिव्स लाइक नेप्थलीन हो गया, इस तरीके से ये भी क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इस तरीके से बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव्स इसके अंदर आ जाते हैं, उनको कहा जाता है बेंजेनोइड। दूसरे होते हैं नॉन बेंजेनोइड, जिसमें क्या होता है, इसमें बेंजीन के अलावा, जैसे कि आप इस तरीके से इस स्ट्रक्चर को देख सकते हो, इस स्ट्रक्चर को देख लो, और ये कुछ मैंने एनायन और कैटायन स्पीशीज ड्रॉ करी है। तो ये कैसे नॉन बेंजेनोइड है, प्लस नॉन बेंजेनोइड है, और ये क्या है, एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक कंपाउंड। अब ये कुछ एग्जांपल है हम देखेंगे। तो ये आप देख सकते हो, ये किस किस टाइप के कंपाउंड है, कार्बन कार्बन, ये कार्बन की जो चेन है इसमें सब में क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। तो ये कंपाउंड कैसे हो जाएंगे, एसाइक्लिक प्लस सैचुरेटेड कंपाउंड। और इसमें क्या है, ये भी ओपन चेन कंपाउंड है, ये भी कैसे, एसाइक्लिक प्लस, अब ये कैसे कंपाउंड है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो गया, डबल बॉन्ड आ गया है ना, तो पाई बॉन्ड आ गया है, तो ये कंपाउंड हो जाएगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। और ये भी कैसे, एलिसाइक्लिक ओपन चेन कंपाउंड है, और कैसे अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है। और इसमें आप ये देख सकते हो, ये कैसी, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ओके, तो ये साइक्लिक कंपाउंड है और सारे एटम क्या है, एक जैसे है, तो ये कैसा हो जाएगा, होमोसाइक्लिक। ये में भी कौन सी कैटेगरी, एलिसाइक्लिक। ओके, और ये कैसा है, ये हेटेरो है, इसमें कार्बन के अलावा अदर एटम भी प्रेजेंट है, तो ये हेटेरोसाइक्लिक और कैसा हो जाएगा, एलिसाइक्लिक। इस कंपाउंड को आप देखो, ये कैसा है,
ये भी होमोसाइक्लिक है। ये कैसा है? होमो। और कैसे, कौन सा है? एरोमेटिक। ठीक है, होमोसाइक्लिक, एरोमेटिक। और इस कंपाउंड हेटेरोसाइक्लिक, और किस टाइप का? एरोमेटिक कंपाउंड है। अब अपन आगे बात करते हैं कि जो फॉर्मल चार्ज होता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, किसी भी एलिमेंट के ऊपर फॉर्मल चार्ज अगर वो न्यूट्रल है या फिर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, तो वो कैसे पता करना है आप ये अब अपन बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज किसी भी एटम के ऊपर जो चार्ज होता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके ऊपर फोकस करो। देखो, जनरली कार्बन जो होता है, कार्बन के वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन जो होते हैं उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, देखो फॉर्मल चार्ज एकदम सिंपल है। अगर जैसे कार्बन के पास जनरली कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल के अंदर? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर 4 में से अगर एक इलेक्ट्रॉन कम हो, है ना, एक इलेक्ट्रॉन कम हो तो +1 आएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाए तो -1 आएगा। तो इस तरीके से अपन जो है वो फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे अपन बात करते हैं ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन जनरली अपने जो सेल के अंदर मोस्ट आउटपुट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रखता है? 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। अगर 6 में से एक कम हो जाए, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। ओके, अगर 7 हो जाए तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। उसी प्रकार नाइट्रोजन अपने वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रखता है? 5 इलेक्ट्रॉन रखता है। आप कैलकुलेट करोगे, अगर 5 में से एक एक्स्ट्रा है, अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो नाइट्रोजन के ऊपर -1 आएगा। अगर नाइट्रोजन के ऊपर जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास, मतलब नॉर्मली 5 होते हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया तो उसके पास वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। तो एक कम हो गया ना, तो कम होते हैं तो अपन उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मेंशन करते हैं। तो इस तरीके से अपन जो है वो इनके ऊपर फॉर्मल चार्ज का पता करते हैं। ठीक है, अब अपन यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे कार्बन के जो वैलेंस शेल के कितने इलेक्ट्रॉन? देखो 1 2 3। तो जो नॉर्मली कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि हमारे पास यहाँ पे कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो एक कम है, जब कम होता है तो उसके ऊपर 1 पॉजिटिव आता है, इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3। यहाँ पे भी 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे भी 3 इलेक्ट्रॉन ही है कार्बन के वैलेंस शेल में, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये सारे पॉजिटिव चार्ज मतलब +1 वाले हैं, सारे +1 वाले हैं। कि +1 चार्ज आएगा तो वो किस तरीके की बॉन्डिंग स्कीम करेंगे? तो कार्बन जब जो है वो 3 बॉन्ड बनाता है और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, तो वो 3 बॉन्ड किस तरीके से अरेंज कर सकता है? 3 सिंगल बना सकता है, ठीक है, एक डबल और एक सिंगल बना सकता है और एक ट्रिपल बना सकता है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये +1 के अंदर कार्बन इस तरीके से बॉन्डिंग करता है। अब अपन बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे आप चेक करो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 और 4। एक इलेक्ट्रॉन क्या है? कम है, तो इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर भी क्या आएगा? 1 पॉजिटिव चार्ज। अगर नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 4। अब वो 4 इलेक्ट्रॉन में किस तरीके से वो बॉन्डिंग कर सकता है 1 पॉजिटिव चार्ज के साथ? इस तरीके से वो चारों सिंगल बॉन्ड बना सकता है, या फिर वो एक डबल बना दिया और 2 सिंगल बना दिए, इस तरीके से भी कर सकता है। और इसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे भी आप देख सकते हो भी नाइट्रोजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 और 4, एक कम है। उसी तरह ये यहाँ पे भी 1 पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4, मतलब एक कम है। तो इस तरीके से जब नाइट्रोजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आता है, और 1 पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो इस तरीके से बॉन्डिंग स्कीम शो करता है। तो इस तरीके से आप एलिमेंट को देख के, अब जैसे कि आप नाइट्रोजन एटम को किसी भी कंपाउंड के अंदर चेक करोगे कि वो कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो उसके वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, जब उसका लेविस स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। अगर 5 है नॉर्मली तो कोई चार्ज नहीं, अगर उसके वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या आएगा? 1 पॉजिटिव के साथ आएगा। उसी प्रकार ऑक्सीजन के पास जो है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल के अंदर। अगर 7 हो जाए तो नेगेटिव चार्ज लगाएंगे ऊपर, अगर 6 में से एक कम हो जाए मतलब 5 इलेक्ट्रॉन हो जाए वैलेंस शेल में, तो वो ऑक्सीजन पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज के साथ किस तरीके से बॉन्डिंग स्कीम करता है वो देखो। अब ये देखो जनरली ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। यहाँ पे हमारे पास कितने? 1 2
3 4 5। तो एक इलेक्ट्रॉन कम है, जब एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है तब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। उसी प्रकार पॉजिटिव चार्ज आता है। ओके, और उसी प्रकार यहाँ पे भी आप देख सकते हो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, एक इलेक्ट्रॉन कम है, पॉजिटिव चार्ज। अब नाइट्रोजन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आता है तब वो किस तरीके की बॉन्डिंग स्कीम शो करता है, आप देख सकते हो। अगर नाइट्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो यहाँ पे 3 सिंगल बॉन्ड बना सकता है। और वो किस तरीके से अरेंज हो सकता है, वो इस तरीके से भी अरेंज हो सकता है, एक डबल बना दिया और एक सिंगल बना दिया। तो जब नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो इस तरीके की बॉन्डिंग स्कीम करता है। ओके, अब अपन यहाँ पे बात करते हैं न्यूट्रल की। यहाँ पे नो चार्ज, जब किसी भी एलिमेंट के ऊपर चार्ज नहीं होगा तो वो किस तरीके की बॉन्डिंग जनरली। अब देखो बोरॉन जो है वो ग्रुप थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है, तो उसकी वैलेंसी होती है 3, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे न्यूट्रल है, 3 इलेक्ट्रॉन ही है, तो इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज, कोई फॉर्मल चार्ज नहीं, न्यूट्रल। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, तो इस तरीके से वो न्यूट्रल रहेगा अगर वो 4 बंद बनाता है। अब ये कार्बन की जो 4 वैलेंसी है किस तरीके से अरेंज हो सकती है, कार्बन जो है वो एक डबल बना सकता है, 2 सिंगल बना सकता है, और वो एक ट्रिपल और एक सिंगल बना सकता है। इस तरीके की बॉन्डिंग स्कीम कार्बन न्यूट्रल स्टेट में करता है, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे कार्बन के पास क्या है, कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, 0 है। उसी तरह नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5। अब ये जब नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, है ना, तो नाइट्रोजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। तो ये न्यूट्रल के केस में नाइट्रोजन किस तरीके से बॉन्डिंग कर सकता है, नाइट्रोजन जो है वो तीनों सिंगल बॉन्ड बना सकता है, एक डबल और एक सिंगल बना सकता है, और एक ट्रिपल बना सकता है, तब नाइट्रोजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। उसी प्रकार ऑक्सीजन को भी आप चेक कर सकते हो। ऑक्सीजन जो होता है वो न्यूट्रल स्टेट में उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। जब नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, और उस टाइम वो किस तरीके से बॉन्डिंग कर सकता है, 2 सिंगल बॉन्ड बना सकता है, और या फिर वो एक डबल बॉन्ड बना सकता है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन की जो बॉन्डिंग स्कीम न्यूट्रल स्टेट में ऐसी रहती है, और नाइट्रोजन की न्यूट्रल स्टेट में बॉन्डिंग स्कीम ऐसी रहती है। अब अपन चेक करेंगे नेगेटिव चार्ज स्पीशीज। अब अपन इनके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिया है ना, अपन इसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दे, तब क्या होगा, चेक करके। अब अपन इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दे तो क्या होगा, जैसे कि ये नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या कर दिया, एक इसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिया। ओके, देखो नाइट्रोजन के पास जनरली कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 6, मतलब एक एक्स्ट्रा है। जब एक एक्स्ट्रा आता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। जब नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो वो इस तरीके से बॉन्डिंग स्कीम शो करता है। इसको आप डबल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे एक डबल बॉन्ड बना दिया और 2 लॉन पेयर रख दिए विद नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से भी बॉन्डिंग कर सकता है। मतलब अब आप ये एग्जैक्टली ऑक्सीजन की जैसे नहीं, ऑक्सीजन न्यूट्रल स्टेट में ऐसे ही करता है, क्योंकि अब जैसे नाइट्रोजन के पास नॉर्मली 5 होते हैं, अब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल हो गए, ऑक्सीजन के इक्वल हो गए ना, तो ये ऑक्सीजन की तरह बॉन्डिंग स्कीम है कि नहीं, तो नाइट्रोजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हुए ऑक्सीजन की तरह बॉन्डिंग स्कीम शो करने लगता है, ठीक है। ऑक्सीजन के पास जनरली 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6, इस तरीके से होता है। अपन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये हमने इसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब नाइट्रोजन के पास नॉर्मली 6 होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 नेगेटिव के साथ आएगा। ओके, तो इस तरीके से ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज वो आप कैसे चेक कर सकते हो, आप उसके बॉन्डिंग स्कीम देख के। अब मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, वहां पे एग्जैक्टली आपको कुछ हाइलाइटेड एटम के ऊपर चार्ज को मेंशन करना है, उससे आपको फिर पता चल जाएगा कि कैसे हम पता कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट के ऊपर फॉर्मल चार्ज क्या है, कितना है। ओके, देखो अब यहाँ पे मैंने जिन एटम को हाईलाइट किया है सर्कल के अंदर, उसका आपको फॉर्मल चार्ज बताना है। अब देखो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया फॉर्मल चार्ज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कार्बन की जो बॉन्डिंग स्कीम को देखो, कार्बन यहाँ पे कितने बॉन्ड फॉर्म करा, 1 2 3, कार्बन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो नॉर्मल स्टेट में 4 होते हैं, एक कम है, तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा।
यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन के नॉर्मल वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। यहाँ पे चेक करो कितने, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, एक एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। इसी तरह इसके अंदर आप देखो ऑक्सीजन की पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, 6 होते हैं नॉर्मल स्टेट पे, 5 मींस एक कम है तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस उसी तरह यहाँ पे आप नाइट्रोजन का देख सकते हो, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, नॉर्मली नाइट्रोजन के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक कम है तो नाइट्रोजन के ऊपर 1 पॉजिटिव। उसी तरह इस कंपाउंड में आप नाइट्रोजन एटम को चेक करो, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और ये 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब नॉर्मल स्टेट में 5 होते हैं और इसके पास कितने 5 है तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं आएगा, न्यूट्रल हो रहेगा, ठीक है। इसमें चेक करो ऑक्सीजन के ऊपर कितने चार्ज आ सकता है, इलेक्ट्रॉन चेक करो 1 2 3 4 5 6 7, एक एक्स्ट्रा है नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से अपन फॉर्मल चार्ज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इजी है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे ड्रॉ करते हैं, आपने ये 10th क्लास में पढ़ा होगा स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे ड्रॉ किया जाता है, फिर भी अपन इस क्लास के अंदर इसको रिवाइज करेंगे। अगर आपको ये स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना आता है तो आप इस वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड कर सकते हो। होता है इस तरीके के जो स्ट्रक्चर फार्मूले होते हैं उनको डैश फार्मूले कहा जाता है। उसके बाद इसको डैश को कंडेंस में कैसे कन्वर्ट करना है, कंडेंस्ड को बॉन्ड लाइन में कैसे कन्वर्ट करना है, और ये जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, बिकॉज अभी क्लास 11th और 12th के अंदर और नीट के अंदर आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिटेल में पढ़ोगे, जब आप वहाँ पे ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में पहुंचोगे तो वहाँ पे सब बॉन्ड लाइन में ही काम चलने वाला है, ठीक है। ये छोटी क्लासों के अंदर 10th के अंदर आपको पढ़ाया गया था, तो अपन थोड़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं। इसको किस तरीके से लिखते हैं, बस अपन यही देखते हैं कि इन सारे इसको जो ये एक्सपेंड फॉर्म में इसको कॉम्पैक्ट करना है कंडेंस में। कैसे करना है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये क्या है, CH3 है, तो इसको कैसे लिखोगे, CH3, फिर क्या है CH2, उसके बाद क्या है CH2, उसके बाद OH। तो इस तरीके से ये हो गया कंडेंस फॉर्मूला। तो कंडेंस में अपन क्या करते हैं, इनके जो बॉन्ड होते हैं वो नहीं शो करते हैं, ठीक है। बॉन्ड लाइन में क्या करेंगे, बॉन्ड लाइन को इस तरीके से शो करते हैं, जैसे 3 कार्बन की चेन है, यहाँ पे 3 कार्बन की चेन को इस तरीके से अपन बनाते हैं 1 2 3, और इस कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप। तो इस तरीके से 1 2 3, तो इस तरीके से ये जो पॉइंट होते हैं ना, जो इस पॉइंट पे क्या होते हैं, कार्बन होते हैं, तो इस तरीके से इसको बॉन्ड लाइन में ऐसे कन्वर्ट किया जाता है। अब अपन नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, क्या है यहाँ पे CH3, उसके बाद क्या है Cl, उसके बाद क्या है CH, उसके बाद CH2 और CH3। तो ये होगा कंडेंस फॉर्मूला। अब इसको बॉन्ड लाइन में कैसे कन्वर्ट करना है, कार्बन कितने चेक करो 1 2 3 4, 4 कार्बन को आप किस तरीके से इसमें कन्वर्ट करोगे, 4 कार्बन 1 2 ये 3 और ये 4। आप देख सकते हो कि लास्ट वाले कार्बन के बीच में क्या है, यहाँ पे क्लोरीन एटम लगा हुआ है, तो इस तरीके से आप इसको क्लोरीन को यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ये हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इस स्ट्रक्चर की, तो ये देखो CH3, उसके बाद क्या है CHOH, इसको ब्रैकेट में भी आप लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद है CH3। तो इस तरीके से ये हो गया कंडेंस्ड फॉर्मूला। अब इसको बॉन्ड लाइन में कैसे कन्वर्ट करना है, सबसे पहले कार्बन को बनाओ, कितने कार्बन है 1 2 3, 3 कार्बन बनाओ, तो ये हमारे पास 3 कार्बन होते हैं, ये 1 2 और 3। आप देख सकते हो कि कार्बन नंबर 2 पे क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप है, तो आप इसको यहाँ पे OH को लगा दो। तो इस तरीके से ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हो गया। तो ये आपको आना चाहिए, इसकी बहुत नीड रहेगी ऑर्गेनिक। अब हम एक छोटा सा प्रैक्टिस करते हैं। हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि ये जो आपके पास कंडेंस फॉर्मूला है इनको बॉन्ड लाइन में कैसे ड्रॉ करना है। ठीक, अपन सबसे पहले इसका बॉन्ड लाइन में ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या करो कि कितने कार्बन है, इन ब्रैकेट को छोड़ो, यहाँ पे कितने कार्बन है 1 2 3। अब 3 कार्बन को आप किस तरीके से बनाओगे, इस तरीके से, ये 1 2 3। अब आप चेक कर सकते हो कि लास्ट वाले कार्बन पे 2 CH3 ग्रुप है, तो उसको आप किस तरीके से, इस तरीके से भी लिख सकते हो। ये हो गया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, वेरी सिंपल। अब उसका देखते हैं कि सबसे पहले आप कितने कार्बन है, इन ब्रैकेट वालों को छोड़ो, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन की चेन बनाओ विथ डबल बॉन्ड, ठीक है। तो 2 कार्बन की चेन, 2 कार्बन को किस तरीके से, इस तरीके से बनाएंगे अपन, है ना, इस तरीके से, ये लो, ये हो गया। अब अपन
अब देखो आप चेक कर सकते हो कि लास्ट वाले कार्बन पे दो इथाइल ग्रुप है, तो दो इथाइल ग्रुप को आप किस तरीके से जोड़ोगे, इस तरीके से जोड़ सकते हो ऐसे, और ऐसे भी जोड़ सकते हो। तो इस तरीके से आप जोड़ सकते हो ये इथाइल ग्रुप। अब देखो ये एक इथाइल ग्रुप है इस कार्बन के ऊपर, और ये दूसरा इथाइल ग्रुप है। आप इसको इस तरीके से, आप इसको इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो। तो ये भी सेम स्ट्रक्चर है, इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी ड्रॉ करो, एक ही बात है। ओके, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं इस कंपाउंड की। इसमें आप देखो कितने कार्बन है, 1 2 3, ब्रैकेट वाला कुछ छोड़ो 3 कार्बन की चेन बना, तो ये हमारे पास 3 कार्बन की चेन है। लास्ट वाले कार्बन पे क्या जुड़ा है, OH ग्रुप, तो ये तो हमने लास्ट वाले कार्बन पे OH ग्रुप जोड़ दिया। उधर लास्ट वाले कार्बन पे क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप है, तो आप इसको इस तरीके से, ये एक मिथाइल ग्रुप और ये दूसरा मिथाइल ग्रुप, तो ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ये इसका बॉन्ड लाइन हो गया। ठीक है, कंडेंस को बॉन्ड लाइन। सेम इसका भी आप बना सकते हो कि कितने कार्बन है, देख चुके हो 1 2 3 4, 4 कार्बन को बनाओ, तो 4 कार्बन की चेन बनाओ सबसे पहले, 1 2 3 4। ओके, और लास्ट वाले कार्बन पे दो दो मिथाइल ग्रुप, तो एक मिथाइल ग्रुप ये और एक ये, और लास्ट वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड भी है। अब आप इसका देखो, इसको कैसे ड्रॉ करोगे, यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2, ये क्लोरीन एटम है, 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन बनाओ, तो ये हमने 4 कार्बन की चेन ड्रॉ कर दी, 1 2 3 4। अब आपको क्या चेक करना कि लास्ट वाले कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, एक ऐसे और दूसरा ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये हो गया मिथाइल ग्रुप। अब एक चेक कर सकते हो कि दूसरे कार्बन पे क्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है, 1 2, दूसरे कार्बन पे क्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है, तो इस तरीके से ये इसका बॉन्ड लाइन हो गया। तो इस तरीके से जो कंडेंस फॉर्मूले होते हैं उनको बॉन्ड लाइन में कैसे कन्वर्ट करना है, इस तरीके से ये भी आपको आना चाहिए। तो 3D फॉर्मूला जो होते हैं ना, उसको कैसे देखो, इसके अंदर हमारे पास जो 4 बॉन्ड कार्बन के जो sp3 जो 4 बॉन्ड होते हैं ना ये वाले, इसको 3D में कैसे रिप्रेजेंट करना है वो अपन चेक करेंगे। अब देखो कार्बन के जो 4 बॉन्ड होते हैं उसमें क्या होता है कि इसको अपन इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, इसमें जो 2 बॉन्ड होते हैं ना वो एक प्लेन के अंदर होते हैं। कार्बन के जो 2 बॉन्ड होते हैं, कार्बन के जो 2 बॉन्ड्स आर इन द प्लेन, तो ये जो 2 बंद होते हैं कार्बन के, ये एक प्लेन में होते हैं इस तरीके से, आप इस तरीके से चेक कर सकते हो, ये एक प्लेन है। ओके, तो कार्बन के जो 2 बंद होते हैं वो इस तरीके से इस प्लेन में होते हैं। ओके, बाकी जो 2 बॉन्ड होते हैं वो कहाँ जाते हैं, देखो एक एक बॉन्ड जो होता है इस तरीके से, वो आपके सामने होता है, जो ऑब्जर्वर होता है ना उसके सामने, ओके, टुवर्ड्स यू, और एक बंद जो होता है वो पीछे की ओर जाता है इस तरीके से, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो इस तरीके से अगर ये प्लेन ले लिया जाए, अगर ये प्लेन ले लिया जाए, तो ये जो बंद होते हैं ना कार्बन के, ये एक प्लेन के अंदर रहते हैं इस तरीके से, ये जो बोर्ड का प्लेन इस तरीके से प्लेन के अंदर रहते हैं, ये बॉन्ड इस तरीके से आपकी ओर होता है। हाँ, ओके, और ये जो डैश लाइन में जो है ना, इस बॉन्ड को बोला जाता है वेज, वेज बॉन्ड। ओके, और इसको बोला जाता है डैश, तो इस पूरे फॉर्मूला को बोला जाता है वेज डैश फॉर्मूला। ओके, ये हमेशा इस प्लेन के पीछे की ओर होता है बॉन्ड, ठीक है, इस तरीके से। आप जब आप इस मॉलिक्यूल को इस प्लेन के अंदर काटोगे ना, तो एक बॉन्ड ये इधर कट जाएगा, दूसरा वाला उधर कट जाएगा, इस तरीके से ये होता है। इसको ड्रॉ कैसे करते हैं वो देखो, इसको ड्रॉ करने का सिंपल ही होता है, ये देखो इसको इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो, इस तरीके से आपने, जैसे कि ये एक प्लेन के अंदर ले लिया, ये बॉन्ड एक प्लेन के अंदर है, तो एक वेज में और दूसरे वाले को डैश में कन्वर्ट कर दिया। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, इस बॉन्ड को अगर आप ऐसे लेते हो तो ये वेज वाला और ये डैश वाला,
इस तरीके से भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। तो इस तरीके से इनको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो वो एक प्लेन के अंदर होते हैं, ठीक है। और इसमें जो एक होता है वो प्लेन के बाहर की तरफ चला जाता है और दूसरा, और एक बॉन्ड प्लेन के बाहर होता है हमारी और एक दूसरा जो है वो पीछे की ओर होता है, ठीक है। तो वन इज आउट ऑफ प्लेन टुवर्ड्स यू, वन इज आउट ऑफ प्लेन टुवर्ड्स यू, और एक जो बॉन्ड होता है ना अवे फ्रॉम यू, तो एक आपसे दूर की ओर होता है, एक बॉन्ड जो था वो आपकी ओर होता है और बाकी जो दो बॉन्ड होते हैं वो एक प्लेन में चले जाते हैं। और ये वेरी सिंपल है। अब देखो हमारे पास दो एग्जांपल है, इनको अपन जो है वो 3D में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें हमारी जो ये मेन चेन है ना, इस मेन चेन को अपन एक प्लेन के अंदर ले लेते हैं। कितने कार्बन की? 1 2 3 4, तो 4 कार्बन की आप चेन बनाओ, 1 2 3 4 बना दिया। अब देखो 1 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे आपके जो है वो एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो इसमें किसी भी एक बॉन्ड को अपन को जो है वो वेज में दर्शाना है, ठीक है, और एक को जो है वो डैश में कन्वर्ट करना है। अब डैश में आपने जैसे हाइड्रोजन लगा दिया, वेज में आपने OH को लगा दिया। आप ऐसे भी कर सकते हो कि हाइड्रोजन को वेज में लगाओ, OH को डैश में लगाओ, कोई इश्यू नहीं है। इस तरीके से भी इसका स्ट्रक्चर जो है वो आप बना सकते हो। जैसे आपने ये जो वेज है यहाँ पे आपने हाइड्रोजन को दर्शा दिया और डैश के अंदर आपने OH को दर्शा दिया, तो इस तरीके से भी आप बना सकते हो। इसका अपन बनाते हैं यहाँ पे, इसको किस तरीके से दर्शाएंगे, ये कार्बन हो गया और ये हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन। अब इसमें एक क्लोरीन है और एक ब्रोमीन है, तो एक को वेज में और दूसरे को डैश में से दर्शा सकते हैं। जैसे हमने ब्रोमीन को डैश पे रखा और क्लोरीन को वेज पे रखा। ऐसे भी कर सकते हैं कि हम जो है यहाँ पे वेज पे ब्रोमीन को भी लगा सकते हैं। तो ये ब्रोमीन को वेज पे लगा दिया और डैश पे हमने क्लोरीन को लगा दिया, इस तरीके से। तो इस तरीके से ये आपको जो है वो 3D स्ट्रक्चर भी बना लाना चाहिए। क्यों? आगे अपन जब स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे वहां पे आपको इनकी नीड रहेगी। अब आपके सामने कुछ कंपाउंड दिए गए, आपको इनमें रिलेशन बताना है कि ये कंपाउंड जो है वो अलग है या फिर सेम कंपाउंड है, इनके बीच का रिलेशन जो है वो आइडेंटिफाई करना है। तो आप देख सकते हो फर्स्ट जो एग्जांपल है इसमें कितने कार्बन है? 1 2, इसमें कितने कार्बन? 1 2 3। तो ये जो है वो इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी क्या हो गया? अलग हो गया। तो ये जो है वो डिफरेंट कंपाउंड है। ये कैसे हो जाएंगे? डिफरेंट कंपाउंड। उसी तरह आप इसमें चेक कर सकते हो, यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3 4 और एक क्लोरीन एटम है। तो यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 और एक क्लोरीन एटम है। तो ये कैसे है? आइडेंटिकल है। ओके, ये कैसे आइडेंटिकल है? जब आप इसको ड्रॉ करोगे ना इस तरीके से, दो कार्बन इस तरीके से आप इसको ड्रॉ करोगे, इस कार्बन पे क्लोरीन और इस कार्बन पे एक मिथाइल और ये दूसरा मिथाइल, तो ये इस तरीके से हो गया। तो ये आपस में क्या है? आइसोमर है। क्या आइसोमर है? अपन आगे आइसोमेरिज्म भी डिटेल में पढ़ेंगे। ये आपस में आइसोमर है। कैसे आइसोमर है आप चेक देख सकते हो। यहाँ पे कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3 4 कार्बन की चेन। यहाँ पे भी कार्बन 4 ही है, लेकिन मेन चेन जो है वो कितने कार्बन की बना दी गई है? 1 2 3। एक कार्बन को एज ए ब्रांच ले लिया। तो इस तरीके के जो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर पेरेंट चेन के अंदर डिफरेंट आता है, तो उसको बोला जाता है चेन आइसोमर। ये कैसे आपस में? चेन आइसोमर। अब अपन इनका रिलेशन देखते हैं। देखो इसमें कुछ नहीं है, ये क्लोरीन एटम इस तरीके से लगाए हुए, इसमें इन्होंने ऐसे अरेंज कर दिया है। तो ये कंपाउंड जो है वो सेम कंपाउंड है। कैसे है? सेम कंपाउंड है।
यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो बड़ा ग्रुप है, इस ग्रुप को बोला जाता है आइसोप्रोपाइल ग्रुप। उसके बाद क्या है, CH2Cl। तो ये देखो, ये है आइसोप्रोपाइल ग्रुप और ये क्या है, CH2Cl। तो ये भी कैसे कंपाउंड है, सेम कंपाउंड है, आइडेंटिकल है। ओके, आप इसमें देख सकते हो इनके पास यहाँ कितने, इस कंपाउंड में 1 2 3 4 कार्बन है और एक डबल बॉन्ड है। जब डबल बॉन्ड एक आता है और रिंग एक आती है ना, हमेशा उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो ड्यू होता है ना, डबल बॉन्ड का 1 होता है, एक डबल बॉन्ड का 1, और एक रिंग का जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वो भी एक ही होता है। अगर ड्यू सेम है तो वो आपस में आइसोमर हो जाएंगे, ठीक है। और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे आप चेक करो कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन प्लस इनका जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है वो कितना है, एक रिंग का एक आता है 1। इसमें आप चेक करोगे 4 कार्बन है प्लस एक पाई बॉन्ड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होता है, 1 होता है। तो ये कंपाउंड आपस में इनका क्या रिलेशन हो जाएगा, ये आइसोमर है, ये आपस में क्या है, आइसोमर है। तो इस तरीके से कंपाउंड की जो आपस में आपको इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। आपस में रिलेशन बताओ कि आइडेंटिकल है, डिफरेंट है, या फिर आपस में इनका क्या रिलेशन है। तो आइसोमेरिज्म जो टॉपिक है वो ये जैसे जीओसी खत्म होता है, इसके बाद अपना नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो आइसोमेरिज्म ही रहेगा।